वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ना चालू करेंगे। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इसको समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना। और इससे पहले लेंस के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। कभी कभी इससे बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं ना। तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होती है। और हालांकि डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है ये बेसिकली आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड है ना। प्रैक्टिकली हम चीजों को जब कैलकुलेट करते हैं, किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को प्रैक्टिकली लैब में किया जाता है बच्चों, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है ना। तो इसको देखते हैं जल्दी से, कैसा एक्सपेरिमेंट है उसको थ्योरेटिकली समझते हैं। और उससे जो एनालिसिस निकल के आएगी, जो रिजल्ट्स आएंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम कि कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या रिलेशंस निकल के आते हैं, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है वो लिखा हुआ है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेथड एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिससे हम फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों बोला? क्या हम कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे? तो बच्चों वो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। उसका कारण ये है क्योंकि इस मेथड में हमें स्क्रीन पर इमेज चाहिए, और स्क्रीन पर इमेज बनाने के लिए आपको पता है इमेज रियल होनी चाहिए। जबकि कॉनकेव लेंस में रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती ही नहीं है। आपने इतने सारे केसेस पढ़े हैं, हमने केस स्टडी करी थी, डीपली भी उसको एनालाइज किया था, है ना। तो ये आपको पता है कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज सिर्फ कौन बना सकता है? जो स्क्रीन पे फॉर्म्ड हो सकती है। रियल इमेज आपको पता है स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, है ना। तो आई होप आप क्लियर हो गए होंगे कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ही क्यों इस मेथड से हम या इस एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर पाते हैं। क्योंकि हमें इमेज को स्क्रीन में ऑब्टेन करना पड़ता है, मतलब रियल इमेज चाहिए होती है। तो वर्चुअल इमेज के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को यूज नहीं कर सकते। तो आई होप क्लियर है बच्चों। इसके बाद सेकंड, तो सेकंड पॉइंट ये है, मतलब ये मेथड कब लगाई जाती है ये भी, हालांकि हम ये बात को प्रूफ करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अभी तो फिलहाल हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इफ एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और जो स्क्रीन है उसके बीच की डिस्टेंस। भाई आपने अगर कभी फिजिक्स लैब गए होंगे आप, तो वहां पे ऑप्टिकल बेंच देखी होगी आपने। तो ऑप्टिकल बेंच में हम क्या करते हैं, एक जगह पे स्क्रीन प्लेस करते हैं और एक जगह पे ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं और बीच में लेंस प्लेस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन जो है वो उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कैपिटल डी मान ली, है ना। उसमें ऑप्टिकल बेंच में स्केल भी लगी रहती है, तो हम उसके हेल्प से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी मान लिया। तो इफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी, कैपिटल डी इज मोर देन, इज मोर देन, है ना बच्चों, इज मोर देन 4 टाइम्स, इज मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि जो आपको ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी रखनी है वो अप्रोक्सीमेट जो भी आप फोकल लेंथ निकालोगे कॉन्वेक्स लेंस का, उससे 4 टाइम्स, 4 गुना से भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन डी मस्ट बी ग्रेटर देन 4f। ऐसा ही होना चाहिए, तभी बच्चों आप इस मेथड को अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों ये भी हम देखेंगे। क्योंकि तभी आप दो रियल इमेज बन पाते हो। मतलब हमें पोजीशन की लेंस की पोजीशन को शिफ्ट करना होता है। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन इस मेथड में फिक्स होते हैं। एक बार आपने उनको फिक्स कर दिया तो आप फिर उनको चेंज नहीं करते हो। ना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज होती है, ना मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को आप चेंज नहीं करते हो। मतलब डी फिक्स हो जाता है, कैपिटल डी, है ना। तो आप किसको इंटरचेंज करते हो? आपको दो इमेज फॉर्म करनी होती है, तो आप लेंस को फिर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाते हो, तो फिर वो उसके हिसाब से आपका इमेज बनता है। तो हमें दो रियल इमेज चाहिए होती है। तो जब तक आपका डी 4f से बड़ा नहीं होगा तब तक आपको दो पोजीशन पर लेंस की दो रियल इमेज नहीं मिलेंगी, है ना। इसलिए बड़ी होनी चाहिए। अभी अब देखेंगे हम कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो d मस्ट बी ग्रेटर देन 4f। अच्छा, अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ क्या है बच्चों? अब हमें कैसे पता चलेगा किसी लेंस की फोकल लेंथ क्या है? तो आप ऐसा करो, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा होता है। आप उसको
सामने रख दो बच्चों, है ना। जैसे आप बचपन में बहुत ज्यादा खेलते थे ना आप लोग, मैग्नीफाइंग ग्लास से आप पेपर पे आग लगा देते थे कंसंट्रेट करके, है ना। तो वैसे ही जब आप किसी पेपर पे या सरफेस पर लेंस रखोगे सन के अगेंस्ट, तो उसका स्पॉट बनता हुआ नजर आएगा। जब वो बहुत पतला स्पॉट बने, मतलब वहां पे कंसंट्रेट हो गई है, तो पॉइंट बन जाए, तो वो जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लेना आप। तो सन से तो क्योंकि इन्फिनिटी दूरी पर है तो पैरेलल रेज आ रही है ना, और कहीं पे कंसंट्रेट हो रहा है तो मान लीजिए वहीं फोकस है, क्योंकि इन्फिनिटी से जो रेज आती है पैरेलल, वो फोकस पे ही क्या होती है बच्चों, कंसंट्रेट होती है। तो वो जो डिस्टेंस होगी सरफेस और लेंस के बीच में, जब आपको पॉइंट उसका मिल जाएगा, तो वो आपकी अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा, फिर उसका 4 टाइम्स कर लेना, और उससे ज्यादा दूरी पर आप ऑब्जेक्ट और क्या प्लेस कर देना बच्चों, स्क्रीन, है ना। तभी आपका ये एक्सपेरिमेंट सफल हो पाएगा, और तभी आप फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए निकाल पाओगे, है ना। अभी देखेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे कि ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद आप अगर d इज ग्रेटर देन 4f रख देते हैं, दोनों के बीच का, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस अगर ग्रेटर देन 4f है, देन देयर आर टू पॉसिबल रियल पोजीशन, तभी दो पॉसिबल हैं, रियल पोजीशन पॉसिबल है ऑफ लेंस व्हेन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ताकि यहाँ पे इमेज भी कौन सी इमेज बोलना चाहिए बच्चों, व्हेन रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, तभी आपकी स्क्रीन पे रियल इमेज बन पाएगी, वो दो रियल पोजीशंस आपको मिल पाएंगी अगर d इज ग्रेटर देन 4f, है ना। तो ये मैंने बच्चों आपको स्टेटमेंट बता दिया, क्या प्रोसेस है वो अब हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों कुछ डायग्राम बनाने वाले हम, देखो। सबसे पहली बात तो, जब यहाँ पर आप क्या करोगे बच्चों, ये इस तरीके से जब आप लैब में जाते हो तो लैब में आपको इस तरीके से ऑप्टिकल बेंच रहती है ना, अगर आप फिजिक्स लैब में गए हैं तो आपने देखा होगा। और एक साइड पर आप स्क्रीन प्लेस कर देते हैं ना, स्क्रीन, है ना, थोड़ी बड़ी बना लेता हूं मैं, वहां पे आप इस तरीके से स्क्रीन को देख पाएंगे। और फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो आपके पास ऐसे पिन जैसी शेप रहती है, उसको आप यहाँ पे लगा देते हो, है ना, मोटा सा एक एरो टाइप का पिन होता है, वहां पे आप लगा देते हो, तो वही आपका क्या हो जाता है बच्चों, ऑब्जेक्ट हो जाता है ना, और स्क्रीन पे उसकी इमेज बनती है। फिर ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका स्क्रीन हो गया ऑप्टिकल बेंच पर, और ये कैलकुलेशन आप कर ले तो ये जो आपकी डिस्टेंस है बच्चों, ये कैपिटल डी है, जो कि 4f से ग्रेटर होना चाहिए। तो आपको इन दोनों को इस तरीके से रखना है ताकि ये जो दोनों के बीच की दूरी हो ये 4f से ज्यादा हो, तभी आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, है ना। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप किसी पोजीशन पे लेंस को ऐसे फिट करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को किसी पोजीशन में आप ले जाएंगे, तो आपको स्क्रीन पे इसकी इमेज मिल जाएगी। तो मान लीजिए जब हम इसको लेंस को ऐसे ला रहे हैं तो स्क्रीन पर इमेज बनना चालू हो गई। जब स्क्रीन पे शार्प इमेज मिल जाए, शार्प इमेज, तब आप समझ गए कि वो पोजीशन फिक्स हो गई जिसपे ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे बनती है। तो हम यहाँ पे लेंस बना लेते हैं। जब आप इस पोजीशन पे कहीं पर लेंस लाए होंगे, ये लेंस की फर्स्ट पोजीशन है बच्चों, है ना, ये लेंस की फर्स्ट पोजीशन है ना, जहां पे रखने पर आपकी स्क्रीन पर जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, आपका इमेज बहुत शार्प बन रहा है। तो अगर आप देखें तो इसका इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम भी बना सकते हैं बच्चों। तो एक रे तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी तो वो सीधी जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और दूसरी जो रे है वो आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो फोकस से पास होगा, लेकिन स्क्रीन पे शार्प इमेज है तो स्क्रीन पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा इस तरीके से। तो ये दो रे यहाँ पे आके मीट करेंगी तो रियल इमेज बनेगी। तो ये आपकी इमेज बनी बच्चों जब फर्स्ट पोजीशन पे लेंस था, है ना, ये। तो ये आपकी हाइट ऑफ इमेज हो गई। यहाँ पे मान लीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h0 है, और ये जो हाइट है इमेज की बनी है जब फर्स्ट पोजीशन पे लेंस था, उसको हम h1 बोल देते हैं, h1, है ना, क्योंकि एक बार और इमेज बनेगी। अब आपने इसको फिर से खिसकाया, लेंस को फिर से खिसकाया, ऐसे आगे खिसकाते गए खिसकाते गए खिसकाते गए, तो एक बार और इमेज इसमें शार्प दिखाई देगी आपको किसी पोजीशन पर। तो ये मान लीजिए जब आपका लेंस इधर आया बच्चों, दिस इज द सेकंड पोजीशन ऑफ द लेंस। पहली बात मैं आपको बता दूं, कई बार बच्चे डायग्राम बनाते हैं
फिर ये बोलते हैं कि सर आपने दो लेंसेज का यूज किया था। बच्चों दो लेंस यूज नहीं किए गए हैं एक्सपेरिमेंट में, ये एक ही लेंस है। बस एक बार इस पोजीशन पे शार्प इमेज दे रहा था, फिर एक और बार आप इस पोजीशन को जब मूव करेंगे तो एक पोजीशन और ऐसी आएगी, एक ही लेंस है बट दो डिफरेंट पोजीशंस पे। पहली पोजीशन इसकी तब थी जब एक बार आपको शार्प इमेज मिली, फिर एक पोजीशन ऐसी आएगी जिसपे आपको फिर से शार्प इमेज मिलेगी। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आपका d इज ग्रेटर देन 4f होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा है ना। और ऐसा हमें करवाना है, इसलिए d हमेशा 4f से ज्यादा रखा जाता है। अब देखो जब आपने यहाँ पे रखा तो अब ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पहुंच चुका है। अगर इसका रे डायग्राम, इसको रेड कलर से बना रहे हैं बच्चों, सेकंड पोजीशन वाला, ये दो अलग अलग लेंस नहीं है ना। ये बात को आप ध्यान में रखना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो पास होगी इस तरीके से कि स्क्रीन पर इमेज बन जाए, शार्प इमेज बन रही है। तो ये आपका सेकंड इमेज की हाइट, जो सेकंड पोजीशन पर लेंस आने के बाद इमेज बनी शार्प इमेज, तो ये हाइट जो है बच्चों इसको हम h2 बोल देते हैं। तो पहली जो ब्लू कलर की इमेज बनी थी पहली पोजीशन पर वो h1, और जो रेड कलर की इमेज बनी है जो सेकंड पोजीशन पर, उसको हमने उसकी हाइट को बोल दिया h2। तो इस तरीके से बच्चों दो रियल इमेज बन जाती हैं, h1 एंड h2, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम लेंस, फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लेंस एंड सेकंड पोजीशन ऑफ द लेंस। और ये होने के लिए d मस्ट बी ग्रेटर देन 4f। अब इस बात को प्रूफ करते हैं कि d मस्ट बी ग्रेटर देन 4f क्यों होना चाहिए, है ना बच्चों, फॉर टू रियल इमेजेस। तो यहाँ पे बच्चों अब हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं y d is greater than 4f for two रियल इमेजेस तभी फॉर्म्ड होंगी, है ना। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो बच्चों, आपका जब भी यहाँ पे ऐसा कोई लेंस है ना, और ये आपका स्क्रीन है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों, तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अभी लेंस से कितनी दूरी पे है भाई, u दूरी पर है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी बच्चों, ये तो d है। तो इमेज डिस्टेंस, क्योंकि स्क्रीन तो फिक्स है तो इमेज तो यही बन रही ना, तो इमेज डिस्टेंस कितनी हो गई, d माइनस यू। अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, d माइनस यू। अब हम जरा इसको सॉल्व करते हैं u के लिए, और इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए f है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला जब लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे देखो हमने पढ़ा हुआ है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेना बच्चों, तो एक रे तो ऐसे आएगी तो ये राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, तो u आपका नेगेटिव है, मतलब u इज इक्वल टू माइनस यू लेना है आपको। और v की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, उस साइड बन रही है रियल इमेज है क्योंकि, तो d माइनस यू लेना है। और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है और सराउंडिंग मीडियम है, ऑब्वियस सी बात है, तो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो फोकल लेंथ है वो प्लस एफ लेना है। ठीक, अब ये सारी वैल्यूज आप ऊपर पुट करो तो ये हो जाएगा 1/d माइनस यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो प्लस 1/u और इक्वल्स टू 1/f। अब हम एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम लेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो d माइनस यू मल्टीप्लाइड बाई यू, तो u इधर आ जाएगा प्लस d माइनस यू इधर आ जाएगा, d माइनस यू इज इक्वल्स टू 1/f। तो u और u तो कट गए भैया, यहाँ पे ये f इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो df हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो d मल्टीप्लाइड बाई यू माइनस यू मल्टीप्लाइड बाई यू, तो यू स्क्वायर बचेगा बच्चों, है ना। इनको इधर ले आओ तो यू स्क्वायर माइनस डी यू और प्लस डी एफ इज इक्वल टू 0। तो देखो ये जो इक्वेशन आई u की पोजीशन ऑफ लेंस की, इक्वेशन नंबर 1, ये बच्चों आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई इन u, मतलब u की दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। अब देखते हैं वो दो वैल्यूज रियल हैं कि नहीं है ना। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो बच्चों सॉल्व करना आता ही है हमें, तो यहाँ पे हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपका u स्क्वायर है, तो इसका a
1 है, b जो है वो -d है और c जो है बच्चों वो df है, ये आपको पता है। और आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, यहाँ से अगर हम u की वैल्यू निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला लगता है बच्चों वो क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डिवाइड बाई 2a है ना। ये फॉर्मूला अपन ने सबने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे b की वैल्यू -d है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू df है ना। तो अब अप्लाई करते हैं इसको, तो u की वैल्यूज आएंगी -b प्लस माइनस रूट ओवर, अच्छा b की जगह क्या लिखेंगे -d, तो ये प्लस d हो जाएगा है ना बच्चों, प्लस d, और प्लस माइनस रूट ओवर आपका कितना बचेगा बच्चों, बी स्क्वायर, तो d है b, तो d का स्क्वायर -4ac, a तो 1 है और c है df, तो -4df बाई 2 है ना बच्चों। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो रूट के अंदर है, अगर इसमें ये जो बच्चों ये रूट के अंदर जो टर्म होता है इसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। ये तो हमें पता है कि इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आया, अगर लेस देन 0 आया तो आपको पता है फिर ये कैसी इमेज बनेगी बच्चों, इमेजिनरी। आपको याद होगा अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो दो इमेजिनरी रूट्स आते हैं, इमेजिनरी रूट्स, मतलब वो दोनों रियल तो है ही नहीं, तो इसको लेस देन 0 तो होना ही नहीं चाहिए। और बच्चों अगर ये इक्वल्स टू 0 हो गया तो फिर आपको एक ही वैल्यू मिलेगी u की, d/2। तो एक पोजीशन है कि दो पोजीशन है, अगर दो रियल पोजीशन है तो आपको दो वैल्यूज मिलनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट। देखो यहाँ पर रियल पोजीशन पे u की वैल्यू अलग अलग होगी, ये तो सिंगल वैल्यू दे देगा, है ना। मतलब या तो फिर वो दो वैल्यूज होंगी लेकिन एक ही वैल्यू होगी, यहाँ पे तो अलग अलग वैल्यूज चाहिए हमें, तभी तो आपको दोनों इमेज की हाइट अलग अलग मिलेगी। तो इक्वल्स टू 0 भी नहीं हो सकता, लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता, फिर तो कोई रियल पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए बच्चों, दो डिफरेंट रियल रूट्स के लिए, दो डिफरेंट रियल पोजीशन के लिए u के लिए आपका ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस रिलेशन को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि फॉर टू रियल पोजीशन, फॉर टू रियल पोजीशन, फॉर टू रियल पोजीशंस, टू डिफरेंट और रियल पोजीशंस, आपका ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट की जगह जो है डी स्क्वायर माइनस 4df, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो डी स्क्वायर माइनस 4df मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना बच्चों। तो ये अपन को समझ में आता है। तो इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4df, तो d और d कैंसल, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन 4f। देखो प्रूफ हो गया। अगर आपको टू रियल और डिफरेंट पोजीशन चाहिए तब आपकी रियल इमेज बनेगी, तो उन पोजीशंस के लिए जो कैपिटल D है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 4f होना चाहिए। और यही तो मैं आपको बता रहा था कि ये कंडीशन है, तभी दो पॉसिबल रियल पोजीशंस ऑफ लेंस पॉसिबल है ना बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों D मस्ट बी ग्रेटर देन 4f होना चाहिए, वो मैंने आपको मैथमेटिकली समझा दिया है। तो इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक नीचे हम नोट भी लिख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि D मस्ट बी ग्रेटर देन 4f so that two real and different, two real and different positions of lens are possible, are possible for which two real images, two real images are formed on screen। तभी दो पोजीशन पर आपको दो रियल इमेजेस स्क्रीन पे मिलेंगी, है ना बच्चों। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा मैथमेटिकल एनालिसिस। तो इसको आप नोट करेंगे और फिर हम इसके आगे सॉल्व करें। तो देखो बच्चों अब हमने
यहाँ पर दो इमेजेस लेंस की दो पोजीशन के लिए दो रियल इमेजेस ऑब्टेन कर ली है और उसके लिए d इज ग्रेटर देन 4f होना चाहिए, वो हमने प्रूफ कर लिया है। अब फोकल लेंथ कैसे निकलेगा इससे, तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, जो आपकी दो पोजीशन है सिंगल लेंस की, दो अलग अलग लेंस नहीं है ये, एक ही लेंस के जो दो पोजीशंस हैं उनके बीच की दूरी मान लीजिए स्मॉल डी है। ये स्मॉल डी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत अच्छे से, ये जो स्मॉल डी है बच्चों ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना, क्योंकि ये ऑप्टिकल बेंच में अपन ने खिसकाया है। तो पहले जहां पे लेंस था वहां पे आप मार्क कर लो, फिर आप उससे कितना खिसके हो, तो ऑप्टिकल बेंच में एक स्केल भी होती है जैसे मैंने आपको बताया, तो वहां पर आपको ये क्या मिल जाएगा बच्चों, स्मॉल डी की वैल्यू मिल जाएगी जब आप उसको प्लेस करोगे। तो अगर आप स्मॉल डी की वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटली स्केल से नाप लोगे, कैपिटल डी तो आपने पहले ही स्क्रीन और ऑब्जेक्ट को नाप के रखा था, जो भी फोकल लेंथ है, जैसे मान लो कि अप्रोक्सीमेट जो आपने सन से फोकल लेंथ निकाली हुई थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मान लो वो आ गई 20 सेंटीमीटर, तो 4f हो गया आपका 80 सेंटीमीटर। तो d को आप 100 ले लो, 120 ले लो, 150 ले लो, ग्रेटर देन 4f है ना अप्रोक्सीमेटली। तो आपको d भी पता है और आपको स्मॉल d भी पता है, कैपिटल D भी आपने एक्सपेरिमेंटली स्केल से नापा हुआ है और ऑप्टिकल बेंच में आपने स्मॉल d को भी एक्सपेरिमेंटली नाप लिया। तो अगर इन दो डीज की वैल्यू कैपिटल D और स्मॉल d की वैल्यूज आपको पता है तो आप बहुत आसानी से फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम उसी को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखें। तो अपना फोर्थ पॉइंट, फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ लेंस एक्सपेरिमेंटली। ठीक बच्चों, तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। तो अभी आपने u के दो वैल्यूज निकाल ली, रियल वैल्यूज निकाल ली, वो तो आपको पता है कि d इज ग्रेटर देन 4f होना चाहिए ना। लेकिन अभी हमने उसके दो रूट्स निकाले थे, दो पोजीशंस निकाले थे, u इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था बच्चों। तो वहां पे क्या आया था, d प्लस माइनस रूट ओवर d स्क्वायर माइनस 4df है ना बच्चों, अपॉन 2a। तो a तो बच्चों कितना था, 1 था, 2a था तो 2 तो a तो 1 हो गया था, तो ये आया था। अब इसमें आपके दो वैल्यूज कौन कौन सी हो गई, प्लस वाली वैल्यूज हो गई और एक माइनस वाली वैल्यू हो गई। तो आपको एक पोजीशन मिली लेंस की u1 है ना बच्चों। तो आप u1 को क्या लिख सकते हो बच्चों, जो छोटी वाली दूरी है ना, छोटी वाली दूरी जो पास वाली दूरी है उसको u1 मान लेते हैं ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे पास वाली दूरी के लिए बीच में माइनस साइन चाहिए होगा, तो d माइनस, आप इसको लिख सकते हो बच्चों d माइनस रूट ओवर, अच्छा यहाँ से d कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा d, अंदर बचेगा d माइनस 4f, d माइनस 4f है ना, और डिवाइड बाई 2 हो गया। और दूसरा जो वैल्यू है, दूसरी जो पोजीशन है जो बड़ी ज्यादा दूर है ऑब्जेक्ट से, सेकंड पोजीशन, उसके लिए हम u2 मान लेते हैं ऑब्जेक्ट से दूरी लेंस की। तो वो कितनी हो जाएगी, बीच में प्लस साइन आ जाएगा, तो d रूट ओवर d फिर से कॉमन ले लो, तो d माइनस 4f डिवाइड बाई बच्चों कितना कर देते हैं अपन यहाँ पर 2 है ना, डिवाइड बाई 2 तो दोनों साइड ही आएगा। अब फिर से अपन डायग्राम पे आते हैं, देखो। तो देखो स्टूडेंट्स, अब ये बार बार ऐसा ही होगा, थोड़ा सा आपको इसके साथ बियर करना होगा है ना। तो ये ऑब्जेक्ट से जो पास वाली लेंस की पोजीशन है, पास वाली कम वाली, उसको हमने क्या मान दिया u1, और आपका ये जो दूर वाले पोजीशन की दूरी है ये ऑब्जेक्ट से क्योंकि ऑब्जेक्ट तो फिक्स है, हम सिर्फ पोजीशन को, लेंस की पोजीशन बदल रहे हैं, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन तो फिक्स हो गई। तो ये जो दूर वाली पोजीशन है उसको हमने u2 माना है, पास वाली पोजीशन को हमने क्या माना है बच्चों, u1। तो आप यहाँ पे स्मॉल d को देखो जरा, स्मॉल d को आप क्या लिख सकते हो, u2 माइनस u1। देखो आप यहाँ पे, आपको डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, सेकंड पोजीशन की ऑब्जेक्ट से लेंथ u2 है और फर्स्ट पोजीशन और ऑब्जेक्ट के बीच की लेंथ u1 है। तो d कितना बचा, d इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट से सेकंड पोजीशन की दूरी माइनस ऑब्जेक्ट से फर्स्ट पोजीशन की दूरी, तो आपको
फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो u2 माइनस u1, तो बचा कितना d। तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो आप, तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्मॉल d है, स्मॉल d, तो स्मॉल d को आप लिख सकते हो ज्योमेट्रिकली u2 माइनस u1, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो u2 की वैल्यू आपको पता है बच्चों, यहाँ पे पुट करते हैं अपन। तो u2 की वैल्यू d/2, मैं 2 को अलग अलग करके लिख लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना। तो पहले ही लिख रहा हूँ, और बीच में प्लस साइन है, और ये है रूट ओवर d माइनस 4f डिवाइड बाई 2, और माइनस u1, तो यहाँ पे माइनस साइन होगा तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं। भाई मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। यहाँ पे माइनस u1 है, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई होगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। अभी माइनस नहीं है, अभी तो प्लस है यहाँ पर, है ना। तो वो आपका प्लस हो गया रूट ओवर कितना बच्चों, d माइनस 4f बाई 2। तो d माइनस 2 d माइनस सॉरी d/2 ये प्लस माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, d इज इक्वल टू, देखो ये दोनों क्वांटिटी सेम और प्लस हो रही है तो हाफ हाफ है, तो ये मिलकर 2 गायब हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स ही हो गया, तो 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आंसर बचेगा d माइनस 4f, है ना बच्चों। तो आई थिंक क्लियर है यहाँ तक, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट जाएगा। अच्छा ब्रैकेट फिर ओपन कर लेते हैं, तो ये डी स्क्वायर माइनस 4df हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4df, है ना। d इंटू डी स्क्वायर, और d से 4f का मल्टीप्लाई होगा तो d माइनस 4f। तो यहाँ से फोकल लेंथ चाहिए, तो आप इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 4df इज इक्वल टू, ये इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों फोकल लेंथ का वैल्यू क्या आ गया, डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कैपिटल D। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ एक्सपेरिमेंटली, यानी कि आप ये फॉर्मूला यूज करो, और d और स्मॉल d की वैल्यू आपने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की है, क्योंकि ऑप्टिकल बेंच में तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल D आपको पता है, और दो पोजीशन के बीच की भी आपने ऑप्टिकल बेंच से रिलेशन निकाल लिया। अब फॉर्मूले में अप्लाई करोगे एक्सपेरिमेंटल डाटा, तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी लेंस की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड से कैसे निकाला जाता है, और कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व हैं। तो कुल मिला के आपको दो लेंस की पोजीशन चाहिए, बीच की दो लेंस के पोजीशन के बीच की दूरी चाहिए स्मॉल डी, और ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच की दूरी चाहिए दैट इज कैपिटल डी। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का डिस्प्लेसमेंट मेथड से कैसे निकालते हैं ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखेंगे आप, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने फोकल लेंथ निकाल ली है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा 5th पॉइंट है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने आता है, उसको भी हम प्रूव करते हैं। होता क्या है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर अपन सॉल्व करेंगे उसको। ये कहा गया है कि द ऑब्जेक्ट एंड image distance, the object and image distances are interchanged if position of lens changed from first position to second position। ठीक बच्चों, तो अगर आप लेंस की पोजीशन चेंज करोगे
तो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंसेस इंटरचेंज हो जाती हैं, है ना। देखो इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। फिर से अपन उसी डायग्राम पे आ जाते हैं क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों इसमें क्या हुआ है कि ये आपका लेंस से u1 दूरी पे था फर्स्ट पोजीशन पे, जब ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी u1 थी तो इमेज और लेंस के बीच की दूरी आपकी v1 रही है, v1 है ना, ये अपन याद रखेंगे। और फिर जब आपका ऑब्जेक्ट से सेकंड पोजीशन पे ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी बच्चों कितनी रही है u2, तो लेंस से इमेज तक की दूरी, लेंस से इमेज तक की दूरी v2 है, v2 है ऐसा मान लेते हैं ना। तो ऑब्जेक्ट से लेंस की पोजीशन की फर्स्ट पोजीशन की दूरी u1, तो इमेज की दूरी v1, और फिर सेकंड पोजीशन की दूरी ऑब्जेक्ट से u2, तो इमेज की दूरी v2। अब बच्चों अगर आपका यहाँ पे u1 जो था, ये जो u1 है उस समय आपकी इमेज की दूरी v1 दूरी पे थी, तो ये जब u2 आप देख रहे हो ना, u2 की वैल्यू, ये u2 जो है जब ये सेकंड इमेज बनाएगा शार्प इमेज, तो u2 एक्चुअली v1 के बराबर आएगा न्यूमेरिकली। और जो आपका u1 है बच्चों, जो आपका यहाँ पर क्या है v2 है, वो आपका u1 के बराबर आएगा। यानी जो पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी वो बाद में, जो पहले ऑब्जेक्ट था और जो इमेज डिस्टेंस था, बाद में वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस की तरह होगा, मतलब u2 v1 के बराबर होगा, या v1 जो है वो आपका u2 के बराबर रहेगा। और v2 जो है जब आपका u2 v1 बराबर हो गया तो आपका v2 जो है वो u1 के बराबर हो गया। यानी कि पहले जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी वो बाद में सेकंड पोजीशन में वो इमेज डिस्टेंस हो जाती है, और जो पहले इमेज डिस्टेंस थी वो सेकंड पोजीशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाती है। तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं ना बच्चों। तो जब फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में आपका लेंस आता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंसेस गेट्स इंटरचेंज। मेरी बात शायद आपको समझ में आई होगी। तो जो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी वो सेकंड पोजीशन में इमेज डिस्टेंस हो जाती है, और जो पहले इमेज डिस्टेंस थी वो सेकंड पोजीशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर आती है न्यूमेरिकली, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है। तो जब पोजीशन फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे हम डिस्प्लेस करते हैं लेंस को, तो आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंसेस इंटरचेंज हो जाती है। मतलब आपका v1 u2 के बराबर हो गया है, और जो आपका बच्चों v2 है वो u1 के बराबर हो गया। इस चीज को हम प्रूव भी कर लेते हैं, है ना। ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब यहाँ पे इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम चाहें तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपको u1 u2 की वैल्यू तो पता ही है, देखो ये हमने लिखी हुई है, ये u1 की वैल्यू है, ये u2 की वैल्यू है। तो अगर हमें v1 निकालना है तो देखो यहाँ पे फिर से मैं डायग्राम दिखा देता हूँ क्योंकि डायग्राम से ही सारी चीजें लिंक है। तो ये बच्चों u1 है, तो अगर मुझे v1 चाहिए, v1, तो मैं v1 कैसे निकालूंगा, ये टोटल डिस्टेंस स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की d है, कैपिटल D। तो u1 घटा दो d में से तो v1 मिल जाएगा। वैसे v2 के लिए क्या करो, u में से d में से u2 घटा दो तो v2 मिल जाएगा, d में से u1 घटाओगे तो v1 मिल जाएगा, और d में से u2 घटाओगे तो v2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं जरा v1 v2, है ना। देखिए तो मैंने अभी जैसे आपको डायग्राम में दिखाया, अगर आपको v1 निकालना है बच्चों, v1 है ना, v1 अगर आपको v1 निकालना है तो v1 क्या है बच्चों, d माइनस u1, ऑब्वियस सी बात है। और d की वैल्यू आपके पास है, देखो मतलब u1 की वैल्यू है ये हमने u1 माना था ना, तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो d माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो d/2 सेपरेट करके लिख लेते हैं, और माइनस माइनस ये क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली लिख लेते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा √ओवर d माइनस 4f, है ना बच्चों, और डिवाइड बाई 2 लिख लेते हैं। अब देखो d माइनस d/2 ये किसके बराबर है, तो ये d/2 बचेगा, d माइनस d/2 तो d/2 है ना, तो ये हो गया आपका d/2 प्लस √ओवर d मल्टीप्लाइड बाई d माइनस 4f डिवाइड बाई 2। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो d प्लस √ओवर d माइनस, ऐसे लिखना था, d बाहर है और ब्रैकेट में d माइनस 4f, है ना बच्चों, इस तरीके से, और डिवाइड बाई 2। तो इस पूरी चीज को देखो आप, ये तो u2 के बराबर है, ये पूरी चीज देखो आप, जो v1 आया वो किसके बराबर है, u2।
मतलब V1 U2 के बराबर आ गया। मैं आपको यही तो कह रहा था, जब पोजीशन चेंज होती है तो ये डिस्टेंसेस इंटरचेंज हो जाती है, मतलब U2 V1 के बराबर होगा सेकंड पोजीशन में, है ना। तो ये प्रूफ हो गया। वैसे आप V2 भी प्रूफ कर सकते हो बच्चों, V2 को आप करके देखना। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, D माइनस U2, है ना, अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि D माइनस U2 आपका V2 होगा। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको ये रिलेशन ऐसा आता हुआ दिखेगा, D माइनस रूट ओवर D। सॉल्व कर लेना, सॉल्व तो आपको पता ही है कैसे करना है, डिवाइड बाई 2। तो ये किसके बराबर आ गया बच्चों, U1। तो आपका जो V2 है वो U1 के बराबर आ गया। तो ये चीज प्रूफ हो गई कि आपका जब पोजीशन फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे लेंस आता है तो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस इंटरचेंज हो जाती हैं। जो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी वो बाद में इमेज की डिस्टेंस हो जाती है, और जो बाद में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी तो पहले इमेज की डिस्टेंस रह चुकी है। तो आई होप आपको क्लियर है कि कैसे ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस इंटरचेंज होती है ना बच्चों। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लो। तो बच्चों अब हम सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड का। वो क्या कहना चाहता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। तो डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन द मैग्निफिकेशंस प्रोड्यूस्ड बाय लेंस एट टू पोजीशन। तो आपको पता है बच्चों, लेंस जो है वो मैग्निफिकेशन देता है। मैग्निफिकेशन बाय लेंस हमने पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो जो मैग्निफिकेशन है, तो दो अलग अलग पोजीशन पे आप, ऑब्वियस सी बात है मैग्निफिकेशन अलग अलग होगा। तो वो दो अलग अलग पोजीशन के लिए जब आप मैग्निफिकेशन अलग अलग रखोगे, अलग अलग वैल्यू मिलेगी, तो उनके बीच में कुछ रिलेशंस है। वो रिलेशंस हम डेवलप करना चाहते हैं और उससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी कुछ, है ना। तो जल्दी से हम उसको कवर करते हैं। उससे पहले, जाने से पहले वापस हम डायग्राम पे आते हैं, क्योंकि बच्चों डायग्राम बार बार बनाना तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए मुझे ऐसे इसको क्या करना पड़ रहा है, स्वैपिंग करनी पड़ रही है ना डायग्राम को बार बार, है ना। तो आप समझ ही सकते हैं, लेकिन बिना डायग्राम देखे हमें समझ में भी नहीं आएगा, ये भी बात है ना। तो देखो, सबसे पहले पोजीशन पे जो आपकी इमेज है, सबसे पहले पोजीशन पे जो लेंस है उसके लिए इमेज बनी है h1 हाइट की, और ऑब्जेक्ट है h0 हाइट का। तो मैग्निफिकेशन एट पोजीशन 1 उसको हम m1 बोल देंगे बच्चों। ये जो पोजीशन 1 पर जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा उसको m1 बोल देंगे, और सेकंड पोजीशन पे जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा उसको हम m2 बोल देंगे। तो m1 को क्या लिख सकते हो बच्चों, h1 अपॉन h0, या फिर V1 अपॉन U। आपको फॉर्मूला तो पता है, HI अपॉन H0, या फिर उसी को इक्वल्स टू आप लिख सकते हो V बाई U। मिरर में माइनस आता था, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आता है ना। तो हम मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई लेंस एट फर्स्ट पोजीशन लिख सकते हैं H1 अपॉन H0, या फिर V1 अपॉन U1। और M2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, H2 अपॉन H0, या फिर V2 अपॉन U2। तो ये फॉर्मूलेस का अब हम लोग आगे प्रयोग करेंगे और कुछ रिलेशंस डेवलप करेंगे। तो देखिए, वापस से आ जाते हैं हम जिस पेज पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहली बात तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस एट फर्स्ट पोजीशन। तो जो मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस कर रहा है लेंस पहली पोजीशन पे, वो कितना होगा उसको हम लिख लेते हैं, उसको हमने माना है m1। तो m1 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज। तो जब फर्स्ट पोजीशन पे तो हाइट ऑफ इमेज h1 है अपॉन h0 है, और इज इक्वल्स टू इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, v1 अपॉन u1, है ना। ये दोनों लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखें तो v1 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, v1 को, तो यहाँ पे वापस से आपको डायग्राम दिखाना पड़ेगा, देखिए तो समझ में आएगा आपको। देखिए, तो यहां से अगर अपन देखें तो देखिए बच्चों, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो आप एक चीज को समझें, इस स्मॉल डी को क्या लिख सकते हो, यू के टर्म्स में, u2 और u1 के टर्म्स में। देखो, स्मॉल डी को लिखा जा सकता है u2 माइनस u1, u2 माइनस u1। ये किसको लिखा जा सकता है बच्चों, स्मॉल डी को। और कैपिटल डी को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, देखो कैपिटल डी को, तो इसको लिखा जा सकता है u1 प्लस v1, u1 प्लस v1, बट v1 तो u2 के बराबर है, तो कैपिटल डी को लिखा जा सकता है u1 प्लस v1, बट v1 u2 के बराबर है, तो कैपिटल डी हो गया u1 प्लस u2। कैपिटल डी हो गया बच्चों u1 प्लस u2। तो
तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। V1 किसके बराबर है, U2, तो पूरा D किसके बराबर हो गया, U1 प्लस U2। तो कैपिटल D को लिख सकते हैं हम U1 प्लस U2 और स्मॉल d को लिख सकते हैं U2 माइनस U1। तो ये रिलेशन हम लिख लेते हैं। तो हमारे स्मॉल d और कैपिटल D के रेस्पेक्ट में आपका मैग्निफिकेशन निकल आएगा, है ना। तो इसको वापस से उसी पेज पे चलते हैं, ये मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पर हमें पास दो रिलेशन है। एक तो हम स्मॉल d का रिलेशन यूज करते हैं, स्मॉल d इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बच्चों, मैंने अभी आपको डायग्राम में सिखाया, U2 माइनस U1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और आपका कैपिटल D क्या लिख सकते हैं बच्चों, यो भी मैंने आपको समझाया, U1 प्लस U2, या फिर इसको U2 प्लस U1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ताकि एक जैसा दिखे आपको। तो स्मॉल d में बीच में माइनस आता है और कैपिटल D में बीच में प्लस आता है। अब आपके पास ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों को जरा आप ऐड करिए। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करता हूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा बच्चों, ये हो जाएगा d प्लस डी, है ना, और इज इक्वल्स टू, देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो U1 U1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2U2। तो यहां से बच्चों देखो U2 की वैल्यू क्या आ गई, d प्लस डी अपॉन 2। U2 की वैल्यू आ गई d प्लस डी अपॉन 2, और U2 किसके बराबर होता है बच्चों, V1 के बराबर। मतलब U2 और V1 की दोनों की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ कैपिटल D एंड स्मॉल d। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों हम एक्सपेरिमेंटली इन्हीं चीज को मेजर करते हैं ना। तो आपके हर जो पैरामीटर है वो कैपिटल D और स्मॉल d के टर्म्स में ही आने चाहिए, तभी आप चीजों को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकली आप कैपिटल D और स्मॉल d को ही नाप पाते हो ऑप्टिकल बेंच में, है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप क्या करो कि फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दो। तो देखो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करोगे तो ये हो जाएगा d माइनस डी, d माइनस स्मॉल d इज इक्वल्स टू, जब ये माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो U2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2U1 के बराबर आ जाएगा, 2U1, है ना बच्चों। तो यहां से U1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो U1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, d माइनस स्मॉल d बाई 2 विच इज इक्वल्स टू V2। तो देखो एक और रिलेशन मिल गया, मतलब d और स्मॉल d के टर्म्स में आपको U1 V2 मिल गया और d और d के रेस्पेक्ट में आपको U2 V1 मिल गया। अब देखो बच्चों इसमें आप पुट करो तो मैग्निफिकेशन M1 की वैल्यू भी आएगी आपके पास। तो M1 की वैल्यू आ गई कितनी भाई साहब, देखें आप, या तो उसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, ऊपर से हम लिख लेते हैं H1 अपॉन H0, या फिर उसको क्या लिख सकते हैं V1 अपॉन U1, और V1 की वैल्यू D के टर्म्स में कितनी है, देखो V1 ये है, तो D प्लस डी बाई 2 अपॉन V2 की वैल्यू, U1 की वैल्यू बच्चों d माइनस डी बाई 2, लेकिन इसमें अपॉन 2 इसमें अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ d प्लस डी अपॉन डी माइनस 2, है ना। तो वो कैलकुलेशन की हुई है ना, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। तो देखो आपका ये मैग्निफिकेशन एट फर्स्ट पोजीशन का फॉर्मूला h के टर्म्स में भी आ गया, हाइट के टर्म्स में भी आ गया, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में भी आ गया, और कैपिटल D स्मॉल d के टर्म्स में भी आ गया। तो जो भी डाटा यूज करना वो यूज करें और आंसर आप निकाल लो। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद बच्चों अब हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस एट सेकंड पोजीशन। तो जब लेंस सेकंड पोजीशन पे आया तो क्या मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा तो वो हम समझ लेते हैं। तो उसको हमने बोला है M2। तो बच्चों M2 देखो, M2 जब करेंगे तो अब हाइट ऑफ इमेज H2 थी, है ना, डायग्राम आपके सामने है, डायग्राम देख सकते हो, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो H0 ही होगी, और उस समय पे जो इमेज डिस्टेंस है वो V2 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U2 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे फिर से V2 और U2 को अपॉन में करो, तो ये V2 अपॉन U2, U2 ये है, V2 ये है, तो V2 क्या है बच्चों, d माइनस डी बाई 2 अपॉन U2 क्या है बच्चों, d प्लस डी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ क्या बचेगा, d माइनस डी अपॉन डी प्लस डी। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो देखो M2 की वैल्यू ये आ गई। अब ये M1 और M2 की वैल्यूज को अगर आप इसके बीच में अलग अलग टाइप का रिलेशन डेवलप करोगे तो एक आपको अलग अलग टाइप के रिलेशंस मिलेंगे। जैसे सबसे पहले हम इन दोनों मैग्निफिकेशंस का प्रोडक्ट निकालते हैं, उससे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशंस, प्रोडक्ट ऑफ
मैग्निफिकेशंस। इसको करके देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन से। तो देखो बच्चों, आप करो m1 इंटू m2, तो m1 मल्टीप्लाइड बाई m2। अगर आप m1 इंटू m2 करोगे तो ध्यान से देखो, h वाले फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करो तो m1 था h1 अपॉन h0, और ये है h2 अपॉन h0। तो न्यूमरेटर में आएगा मल्टीप्लाई करने पे h1 h2, और नीचे आएगा बच्चों h0 h0, तो ये हो जाएगा h0 का स्क्वायर, है ना। आई होप क्लियर है। और अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर आप इस फॉर्मूले से देखें, ये d वाले फॉर्मूले से, तो इनको मल्टीप्लाई करो जरा। तो यहाँ पे है न्यूमरेटर में d प्लस डी, यहाँ डिनोमिनेटर में है बच्चों d प्लस डी, तो d प्लस डी कैंसल। ऊपर इसके न्यूमरेटर में d माइनस डी है और इसके डिनोमिनेटर में d माइनस डी है, तो ये भी कैंसल, तो बचा 1। इसका मतलब अगर आप इस फॉर्मूले से देखो, d वाले फॉर्मूले से, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 1 बचेगा। यानी कि दोनों पोजीशन का जो मैग्निफिकेशंस हैं एक ही लेंस के, उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर होता है। और h1 h2 अपॉन h0 स्क्वायर भी 1 के बराबर है। तो यहां से एक रिलेशन निकलेगा बच्चों, h0 h1 और h2 में। वो रिलेशन क्या है, इसको इधर ले जाओ, तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, h0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h1 इंटू h2। या फिर आप इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे तो h0 इज इक्वल्स टू रूट ओवर h1 h2। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये भी बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपको h1 पता है, h0 पता है, तो h2 निकाल लो, h1 h2 पता है तो h0 निकाल लो, और अगर आपको h0 h2 पता है तो h1 निकाल लो, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रूट ऑफ हाइट प्रोडक्ट ऑफ टू हाइट्स फॉर्म्ड एट टू पोजीशंस ऑफ लेंस ऑन द स्क्रीन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, कई बार ये हेल्पफुल होता है ना। तो वेव ऑप्टिक्स में एक वो भी आता है, वेव ऑप्टिक्स जब आप पढ़ेंगे अच्छे लेवल पर, तो वहां पर आपको बाई फ्रेशनल प्रिज्म भी मिलता है, जिसमें ये रिजल्ट बड़ा उपयोग में होता है, इसलिए इसको याद रखेंगे हमेशा डिस्प्लेसमेंट मेथड से, है ना। फिर सेकंड, जो दो मैग्निफिकेशन हमने निकाले m1 m2, उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है कि आप उनका डिवीजन निकाल लो, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिवीजन ऑफ मैग्निफिकेशंस, डिवीजन ऑफ मैग्निफिकेशंस। तो डिवीजन करके देखते हैं बच्चों, उससे क्या रिजल्ट हमें मिलता है वो भी हम देख लेंगे, ठीक। तो देखिए, जब आप दोनों मैग्निफिकेशंस को डिवाइड करेंगे, मतलब m1 बाई m2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं m1 बाई m2 इज इक्वल्स टू, तो m1 की वैल्यू बच्चों ये है आपके सामने, d प्लस डी बाई डी माइनस डी, स्मॉल d है ना, डिवाइड बाई आपका m2 क्या है बच्चों, d माइनस डी डिवाइड बाई d प्लस डी। तो देखो बच्चों, ये d प्लस डी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा d प्लस डी का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई d माइनस डी, और d माइनस डी नीचे आएगा तो d माइनस डी का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, d प्लस डी बाई डी माइनस डी का होल स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये d प्लस डी अपॉन डी माइनस डी, ये है क्या चीज बच्चों, d प्लस डी अपॉन डी माइनस डी। तो d प्लस डी अपॉन डी माइनस डी आप चेक करें। तो बच्चों ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, m1 क्या था h1 अपॉन h0, और m2 क्या था h2 अपॉन h0। तो h1 अपॉन h0 अपॉन h2 अपॉन h0, तो h0 कैंसल, तो ये बचेगा बच्चों इक्वल्स टू h1 अपॉन h2। तो देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, कि d प्लस डी अपॉन डी माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h1 अपॉन h2। तो कभी आपको d और स्मॉल d दिया है और आपको दोनों इमेजेस के हाइट का रेशियो पूछा है, तो आप ऐसे निकाल लेना, d प्लस डी अपॉन डी माइनस डी का होल स्क्वायर। या फिर मैग्निफिकेशन का रेशियो निकालना है तो भी इसी से निकल आएगा, या हाइट का रेशियो निकालना है तो भी इसी से निकल आएगा, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि d और स्मॉल d दिया है तो आप हाइट का रेशियो भी निकाल सकते हो और मैग्निफिकेशन का भी रेशियो निकाल सकते हो बड़े इजीली। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी आपको समझ में आएगा। अब थर्ड में हम क्या करें, दोनों मैग्निफिकेशन के बीच का कैसा रिलेशन इंपॉर्टेंट हो रहा है हमारे लिए, तो एक और रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डिफरेंस बिटवीन द मैग्निफिकेशन, तो वो भी हम निकाल लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशंस।
तो बच्चों डिफरेंस करने से क्या होता है, उनको माइनस करने से क्या रिलेशन आता है वो भी देख लेते हैं। तो m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 करोगे तो m1 की वैल्यू बच्चों d के टर्म्स में कितना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमें d ही पता होगा एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे, इसलिए सब d के टर्म्स में चाहिए हमें। तो आपका m1 कितना है बच्चों, d प्लस स्मॉल d डिवाइड बाई d माइनस स्मॉल d, फिर बीच में माइनस साइन डिफरेंस कर रहे हैं हम, d प्लस सॉरी d माइनस स्मॉल d, m2 की वैल्यू d माइनस स्मॉल d न्यूमरेटर में है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा d प्लस स्मॉल d, है ना। तो ये कर लेते हैं। फिर बच्चों हम क्या करेंगे कि इनका एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पे d प्लस d माइनस डी है और यहाँ d प्लस डी है, तो आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये तो सभी को पता है। और इसका जब एलसीएम लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो d प्लस डी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा बच्चों डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर बीच में माइनस साइन है और इसका होल स्क्वायर, तो हर टर्म के साथ माइनस साइन ऐड होगा, तो ये माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्मॉल डी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आता है जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करते, तो माइनस और एक माइनस बाहर था तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2dd, तो यहाँ से बच्चों डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2d प्लस 2d, तो m1 माइनस m2 आपका कितना बचा बच्चों, 2d प्लस 2dd, है ना। तो ये 4dd हो गया, है ना, 2 प्लस 2 4 हो गया, और नीचे डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो तो आपको कुछ चीजें और दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी बच्चों, आप एक काम करो 4d को डिनोमिनेटर के भी नीचे ले जाओ, ऐसा कर सकते हैं ना, तो ये स्मॉल d अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4d ऐसा लिख सकते हो। अब देखो ये पूरी चीज क्या है बच्चों, अभी हमने रिलेशन निकाला था, है ना, याद है आपको, अभी पिछले पेज पे आपने ये रिलेशन देखा हुआ है, ये तो इस तरीके से फोकल लेंथ निकालते हैं, ये फोकल लेंथ के बराबर है। अभी हमने फोकल लेंथ कैलकुलेट किया था ना, तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, फोकल लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d, तो इस पूरे को रिप्लेस करके हम फोकल लेंथ लिख सकते हैं भाई, तो स्मॉल डी अपॉन फोकल लेंथ ये लिखा जा सकता है बच्चों। तो यहां से भी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो आप मैग्निफिकेशन से, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो फोकल लेंथ कैन बी रिटन एज स्मॉल डी अपॉन, ये m1 m2 नीचे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे बच्चों, m1 माइनस m2। तो कभी कभी आपको क्वेश्चंस में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो कभी कभी आपको क्वेश्चंस में बच्चों करते क्या है वो, कि आपको m1 m2 पता चल जाता है और आपको स्मॉल d की वैल्यू पता रहती है, और आपको फोकल लेंथ निकालना होता है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो d अपॉन m1 माइनस m2। अब इसमें बच्चों कई बच्चों को डाउट होता है कि सर प्लस क्यों नहीं किया, प्लस भी आप कर लो, लेकिन प्लस से एज सच कोई अपन को रिजल्ट मिलता नहीं है, इसलिए प्लस करने की जरूरत है नहीं, है ना। जो पॉसिबल रिलेशंस हैं, प्रोडक्ट करने से हमें कुछ हासिल होता है, डिवीजन करने से हमें कुछ जो पूछे जा सकते हैं सवाल वो हमें मिलता है, और डिफरेंस करने से मिलता है, इसलिए मैंने आपको 3 तरीके के दोनों मैग्निफिकेशन के रिलेशंस डिराइव करके, और क्या क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं और क्या क्या हो सकता है वो सब आपको क्लियर होगा, है ना बच्चों। तो ये आप अच्छे से नोट करेंगे, और ये पूरा डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसकी थ्योरी अच्छे से सीख लें, है ना, क्योंकि इससे जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बच्चों से बनते नहीं है, लेकिन अगर आप पूरी थ्योरी को अच्छे से फॉलो करोगे, ये सब अच्छे से वो करोगे, तो हमने बिना एक्सपेरिमेंट किए, एक्चुअली में इसको एक्सपेरिमेंट के साथ सीखना चाहिए, तो और भी अच्छा लगता है, और भी चीजों को, और भी चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। तो यहाँ पे तो बच्चों आपको एक्सपेरिमेंट दिखा नहीं सकते, लेकिन आई होप कि बिना एक्सपेरिमेंट किए भी, बिना एक्सपेरिमेंट देखे भी आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड की अप्रोच क्लियर होगी, समझ में आई होगी, है ना, और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ये मैं आपको बीच बीच में बता चुका हूँ। तो टोटल 6 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे बताए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए बच्चों, अब हमने डिस्प्लेसमेंट मेथड तो सीख ही लिया है ना। अब हम क्या करते हैं, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखो ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल जो आया हुआ है, अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड के आपको सिर्फ फॉर्मूले ही आते हैं, अगर पूरा आपको डेरिवेशन नहीं करना है तो आप फॉर्मूले याद कर लें, जो मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए, उन फॉर्मूले से ही आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत आसानी से, है ना।
तो देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, बोला गया फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, मैंने डायग्राम बना के दिया है, लेकिन क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो वर्ड्स के फॉर्म में आता है ना, तो उसको डायग्राम में पहले वर्ड्स को पढ़कर क्वेश्चन को पढ़कर डायग्राम बना लो और फिर सॉल्व करना, है ना। मैंने डायरेक्ट डायग्राम बनाकर सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन ऑफ द लेंस है, ये दिया है, दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो 60 सेंटीमीटर कैलकुलेट की गई है, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी 1 मीटर दी गई है। तो एक बात तो तय है, स्मॉल डी, दो पोजीशंस के बीच की दूरी आपको स्मॉल डी, ये तो पता ही है, और कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। तो कैपिटल डी 1 मीटर मिल गया, 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो सेंटीमीटर्स में, और स्मॉल डी आपको 60 सेंटीमीटर मिल गया, और आपको H1 H2 हाइट दी हुई है 1 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। तो आपसे दो सवाल पूछे गए, आपसे बोला गया है बच्चों कि फोकल लेंथ क्या है लेंस का, मतलब f निकालना है लेंस का, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है ना। तो सबसे पहले हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये निकालना बड़ा आसान है। तो आपको मैंने अभी रिलेशन बताई था, जब रिलेशन बिटवीन द मैग्निफिकेशन बताया था तो उसमें एक और रिलेशन निकल के आया था, हाइट ऑफ इमेजेस एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में ना। तो बच्चों आपको रिलेशन तो याद ही होगा, तो वहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रूट ओवर H1 H2 था। तो ये अप्लाई कर दो यहाँ पर, तो रूट ओवर H1 बच्चों 16 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा रूट 16, और रूट 16 आप जानते हो 4 होता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट आंसर हमारा निकल आया है ना। देखो कितना आसानी से निकल आता है, बच्चों को पता नहीं होता इसलिए क्वेश्चन बनते नहीं है, बाकी टेंशन लेने की बात है ही नहीं, बहुत आसानी से ऐसे सवाल हो जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये। इसके बाद आपको फोकल लेंथ निकालना है, तो स्मॉल डी कैपिटल डी दिया है, इसके टर्म्स में आपको फॉर्मूला पता ही है, मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो उसको लिख सकते हो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4d, है ना, यही फॉर्मूला पड़ा था। तो कैपिटल डी 100 सेंटीमीटर है, तो ये 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 60 है स्मॉल डी, तो 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 100। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो बच्चों यहाँ पे टेन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर मतलब 100 कॉमन आ गया, सॉल्व करना है वो तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ 10 स्क्वायर बचा मतलब 100 बचा, माइनस 6 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, और डिवाइड बाई 400, तो ये 400 और ये 100 कैंसिल, फिर फोकल लेंथ को कैलकुलेट करोगे तो 100 माइनस 36 64 डिवाइड बाई 4, और 64 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 16 आ जाएगा भाई, है ना बच्चों। तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस की क्या वैल्यू आई बच्चों, 16 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो देखो कितना आसानी से फॉर्मूले बेस्ड सवाल होते हैं ना, बस आपको फॉर्मूले पता नहीं होते इसलिए आपसे क्वेश्चन बनते नहीं, बाकी डिस्प्लेसमेंट मेथड से बहुत सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, है ना, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है अ लेंस प्लेस्ड बिटवीन अ कैंडल एंड अ फिक्स्ड स्क्रीन, अ लेंस प्लेस्ड बिटवीन कैंडल एंड अ फिक्स्ड स्क्रीन, कैंडल है ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन आपकी जहां पे इमेज बनेगी, सो दैट एन इमेज इज प्रोड्यूस, तो एक इमेज प्रोड्यूस हुई, so that an image is produced on screen with magnification 3, तो आपकी एक इमेज प्रोड्यूस होती है जिसका मैग्निफिकेशन 3 है। फिर ये बोला गया है कि लेंस इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कैंडल, तो कैंडल से दूर ले जाया गया लेंस, फर्स्ट पोजीशन से कितनी दूर ले जाएगा, मतलब सेकंड पोजीशन पे आ गया बाई 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर खिसकाने के बाद सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो अगेन अ शार्प इमेज इज प्रोड्यूस, तो फिर से एक शार्प इमेज बनी H2 हाइट वाली, है ना बच्चों, प्रोड्यूस ऑन स्क्रीन। तो आपको बोला गया है डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो आपको बताना है कि फोकल लेंथ क्या है लेंस का। तो यहाँ पे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं और उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि पहले आपका यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे आपका लेंस था बच्चों, तो स्क्रीन पर क्या बन रहा था, एक शार्प इमेज बन रहा था, है ना। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में जो दूरी होती है वो तो आपकी कैपिटल डी होती है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर उसके बाद इसको कितना खिसकाया गया अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, 80 सेंटीमीटर, मतलब इनडायरेक्टली आपको उसने क्या दे दिया, सेकंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन के बीच की दूरी, मतलब स्मॉल डी। तो फिर से उसमें शार्प इमेज बनती है। अच्छा, जब ये पहली बार था तो मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस हुआ था बच्चों, m1 दिया गया आपको, तो m1 कितना प्रोड्यूस हुआ है, 3, ये बोला गया है। अच्छा, ऑब्जेक्ट से जो फर्स्ट पोजीशन की दूरी है वो u1 होती है बच्चों, और इमेज की जो दूरी होती है वो v1 होती है। फिर ऑब्जेक्ट से जो सेकंड पोजीशन की दूरी होती है वो आपका u2 होती है, बट ये किसके बराबर है न्यूमेरिकली, v1 के बराबर।
तो इन चीजों का अपन यूज करके फोकल लेंथ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन अगर अपन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको मैग्निफिकेशन दिया है m1 विच इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू v1 अपॉन u1, लिख सकते हैं बच्चों v1 अपॉन u1। तो यहाँ से आपको v1 और u1 में रिलेशन आ जाएगा, तो v1 जो होगा वो आपका 3 टाइम्स u1 हो जाएगा। तो एक रिलेशन तो मिल गया v और u1 में। मेनली अपन को कैपिटल D निकालना है, तो कैपिटल D कितना होगा बच्चों, तो कैपिटल D है u1 प्लस v1, तो u1 प्लस v1। अब यहाँ पे आपको u1 और v1 में रिलेशन तो पता है, लेकिन आपको बच्चों u और v1 पता नहीं है, उस u1 कितना है v1 कितना है ये नहीं पता, ये निकालना पड़ेगा। अच्छा v1 की वैल्यू डाल दो, तो 3u1 प्लस आपका u1, तो ये हो जाएगा 4u1। तो u1 की वैल्यू अगर मिल जाए तो कैपिटल D मिल जाए, और स्मॉल d तो आपको दिया ही हुआ है। स्मॉल d की वैल्यू कितनी है बच्चों, 80 सेंटीमीटर। अच्छा आप सोचो कि स्मॉल d को क्या लिख सकते हो आप, वहां से u1 मिल जाएगा अपन को। स्मॉल d को आप लिख सकते हो u2 माइनस u1। देखो स्मॉल d को आप लिख सकते हो बच्चों u2 माइनस u1, तो स्मॉल d बचेगा। तो यहाँ पे स्मॉल d को ये 80 सेंटीमीटर दिया है, स्मॉल d को आप लिख सकते हो u2 माइनस u1 विच इज इक्वल टू 80। और u2 किसके बराबर है बच्चों, v1 के बराबर, तो उसका भी यूज ले सकते हो आप। तो v1 माइनस u1 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि u2 तो आपका v1 के बराबर है ना, और v1 की वैल्यू u1 के टर्म्स में कितनी है बच्चों, 3u1। तो 3u1 माइनस u1 इज इक्वल टू 80, तो 2u1 इज इक्वल टू 80, तो u1 इज इक्वल टू बाई 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो u1 आ गया बच्चों, u1 आ गया। अब जैसे अपन को u1 मिला तो हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं 4u1, तो कैपिटल D की वैल्यू हो गई 4 इंटू 40, तो 160 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों ये आपको d मिल गया। अब जैसे ही आपको d और स्मॉल d पता है, कैपिटल D और स्मॉल d, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। अब क्या है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपने सीखा ही हुआ है डिस्प्लेसमेंट मेथड में, ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 4d। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो d है 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस स्मॉल d है 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4d, 4 इंटू 160। बच्चों सॉल्व करना आपका काम है, इसको डाटा को आप सॉल्व करना। वैसे ही 10 स्क्वायर बाहर ले लेना, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 264 माइनस कितना बच्चों यहाँ पे 64, है ना, 256 माइनस 64 कर लेना, बाहर 100 होगा, 0 0 कैंसिल कर लेना, 2 से कैंसिल कर लेना, 5 बचेगा। फिर आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो 30 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व तो आपको करना है, न्यूमेरिकल डाटा है ना, तो सॉल्व करने पर इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी बच्चों, 30 सेंटीमीटर, और यही 30 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है जो फोकल लेंथ चाहिए था। तो बच्चों इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप रिलेशंस यूज करना है, जो हमने रिलेशन सीखे हैं, इसलिए वो अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, है ना बच्चों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला गया है, लेंस विद अ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ आपको दे दी गई है 16 सेंटीमीटर है, प्रोड्यूसेस अ शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर शार्प इमेज बनाता है ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इन 2 पोजीशंस ऑफ लेंस। तो लेंस की 2 पोजीशंस पर इमेज बनाता है, रियल इमेज, है ना, ये तो आपको समझ में आएगा, और रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। फिर विच आर 60 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब स्मॉल डी दे दिया आपको 60 सेंटीमीटर, दोनों पोजीशन 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो आपको स्मॉल डी की वैल्यू दे दिया है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, मतलब कैपिटल डी पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस गिवन है 16 सेंटीमीटर, स्मॉल डी आपको गिवन है कितना है बच्चों, 60 सेंटीमीटर, और आपको कैपिटल डी निकालने को बोला है। तो इन तीनों में रिलेशन तो हमने सीखा है, जो मेन फॉर्मूला है आपका किसका बच्चों, फोकल लेंथ निकालने का, है ना। तो वो मेन फॉर्मूला क्या था कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस एक्स स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d। तो यहाँ से देखो हमें d की वैल्यू चाहिए, तो 4d को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 4df इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, है ना। फिर आप इसको इधर ले आओ बच्चों, है ना, तो यहाँ पे 0 बचेगा। तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल डी स्क्वायर माइनस, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये 4df हो जाएगा, और ये माइनस डी स्क्वायर तो था ही पहले से, है ना, और इज इक्वल टू 0।
तो देखो बच्चों यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसको अगर और अच्छे से लिखें तो ये डी स्क्वायर माइनस 4f इंटू डी माइनस डी स्क्वायर। तो देखो बच्चों अब डी की वैल्यू निकालनी है, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन कैपिटल डी की वैल्यू चाहिए ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप जानते हो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4f है और c की वैल्यू माइनस डी स्क्वायर है। तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर लो भाई, आपको पता ही है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फॉर्मूला होता है। तो डी की दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, एक माइनस बी मतलब 4f प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 16f स्क्वायर, मतलब 4f का स्क्वायर हो जाएगा तो 16f स्क्वायर माइनस 4ac, c माइनस डी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4a 1 है और ये स्मॉल d का स्क्वायर है और डिवाइड बाई 2a, और 2a मतलब a यहाँ पे 1 है तो डिवाइड बाई 2 कर दोगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे दो वैल्यूज निकलेंगी d की, लेकिन जब आप करोगे ना तो ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है ये असलियत में आपका स्मॉल देन 4f आएगा, है ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो बेसिकली क्या होगा, मतलब ग्रेटर देन 4f आएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि नेगेटिव साइन लोगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी, तो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस नेगेटिव तो होगी नहीं, वो तो पॉजिटिव होगी, इसलिए आपको प्लस साइन वाली लेना है, माइनस साइन वाली आप डिस्कार्ड कर दो, तो एक ही वैल्यू एक ही आंसर आएगा आपका ना। तो इसमें से आप कौन सी वाली वैल्यू ले लो बच्चों, प्लस वाली, डी की माइनस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, उसको हम हटा सकते हैं, तो नेगेटिव साइन वाला हटा दो, तो ये जो आपका आंसर होगा वो ये हो जाएगा 4f प्लस रूट ओवर 16f स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अच्छा f और d की वैल्यू दी है, पुट कर दो, तो 4f 4 इंटू f 16 दिया है बच्चों, प्लस रूट ओवर 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 का स्क्वायर प्लस 4d की वैल्यू भी बच्चों 60 है तो 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब ये पूरा न्यूमेरिकल डाटा सॉल्व आपको करना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। तो आपका जो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट है उसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। तो आई होप क्लियर है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चंस, डिस्प्लेसमेंट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन कोई ज्यादा ऐसे टफ नहीं है, बट बच्चों को बस पता नहीं होता इसलिए क्वेश्चंस बनते नहीं है जब वो एग्जाम्स में आते हैं ना। तो आई होप अब आपको बन जाएगा, फॉर्मूलेज आप याद रखेंगे और क्वेश्चन देखते ही साथ उसको आप सॉल्व कर पाएंगे।